आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आपको जानना है कि पीएसएल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो टेक्सास में एक गैर दर्ज दस्तावेज है, उसे आप जल्दी कहां और कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है, हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा। पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स से नहीं भेज सकते। लेकिन एक अपवाद है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आपको ओरिजिनल इंक साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट हमें डाक से भेजना होगा या ऑफिस में देना होगा। हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं चलेगी। गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा वेट इंक से नोटराइज होने चाहिए। आप किसी बाहरी राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। आपको टेक्सास नोटरी का ही उपयोग करना होगा। फिर आपको या किसी वकील को दस्तावेज के साथ यह टेक्सास नोटरी जुरैट या स्वीकृति पाठ संलग्न करना होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को कई अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग, दुनिया भर में इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये अन्य देशों के लिए है। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आपको इबोला जैसी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, या वे चाहते हैं कि आप अमेरिका के किसी डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। वे लिखित में कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें आपकी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी दी गई हो। साफ हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब यही है। तो अगर आपके दस्तावेज पर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। यह बस उसका तकनीकी नाम है। आप बस एक पत्र या प्रमाण पत्र ले रहे हैं। कहते प्रमाण पत्र हैं, पर यह बस पत्र है। यह एक एमडी डॉक्टर द्वारा दिया गया मेडिकल पत्र होता है। यह अक्सर डेंटिस्ट या आई स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि यूएस के एक एमडी डॉक्टर द्वारा होता है। और वे आमतौर पर अपने लेटर हेड पर एक पत्र तैयार करते हैं और उस पर डॉक्टर का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसे कोई नर्स या ऑफिस मैनेजर साइन कर दे, लेकिन आमतौर पर एमडी यानी डॉक्टर ही साइन करते हैं। ज्यादातर देशों को डॉक्टर का साइन ही चाहिए होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गलती अक्सर नोटरी द्वारा बार बार हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर के ऑफिस में कोई नोटरी हो, लेकिन वे इसे सही तरीके से नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको दस्तावेज पे इनमें से कोई एक चीज लगानी होगी, दोनों नहीं। यहाँ या लिखा है, इसका एक कारण है, यानी इनमें से कोई एक, दोनों बिल्कुल ना करें, सिर्फ एक। डॉक्टर के ऑफिस को जरूर बताएं कि इनमें से कोई एक ही लगाए। वे या तो यह टेक्सास नोटरी जुराइट जो मेडिकल सर्टिफिकेट पर सही तरीके से भरना और पूरा करना जरूरी है लगा सकते हैं, या फिर टेक्सास नोटरी एक्नॉलेजमेंट टेक्स्ट लगा सकते हैं। यही है। अधिकतर लोग ये नहीं करते क्योंकि ये वाकई बहुत लंबा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि यहाँ ग्रे हिस्से को प्रिंट करें, इस बटन पर क्लिक करें और आप ये सारा टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं जो अभी आपको यहाँ दिखाया गया है। और फिर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसे उस मेडिकल डॉक्टर को ईमेल कर सकते हैं जिसके पास आप जा रहे हैं। और टेक्सास नोटरी ज्योरर के लिए बस इस पीडीएफ पे क्लिक करें और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसे डॉक्टर के ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं। और आप उन्हें बताएं कि उन्हें ये टेक्स्ट यहाँ डालना होगा। वे बस कॉपी पेस्ट करके यह टेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल लेटर पर डाल सकते हैं, या वे इसे प्रिंट करके लेटर के साथ संलग्न कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसमें यह सारा टेक्स्ट है। और यह दस्तावेज पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि हम इसे नोटरीज के लिए आसान बना देते हैं, और टेक्सास के आसपास के नोटरी बार बार ये गलती करते हैं। इसमें लिखा है डॉक्टर या मेडिकल होल्डर का नाम प्रिंट करें। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो नोटरी को वहां उनका नाम प्रिंट करना होगा, पूरा डॉक्टर का नाम या मेडिकल होल्डर का नाम। ठीक है, फिर से कभी कभी मेडिकल डॉक्टर इसे साइन नहीं करेगा। ये उनके ऑफिस का कोई और भी हो सकता है। ये कोई रजिस्टर्ड नर्स या ऐसा ही कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जो भी दस्तावेज पे साइन कर रहा है वह आप नहीं होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि नोटरी वहां अपना नाम, आपका नाम या उनका नाम प्रिंट ना करे। नोटरी अक्सर गलती कर देते हैं और वे यहाँ स्पाई लाइन में गलत जगह प्रिंट कर देते हैं, जिसे मैं किसी कारणवश हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो बॉक्स है यहाँ जहाँ लिखा है मेडिकल होल्डर का नाम प्रिंट करें, यही वह जगह है जहाँ नोटरी प्रिंट करता है जो भी व्यक्ति पत्र पर साइन करता है। तो या तो एमडी डॉक्टर या मेडिकल फैसिलिटी में जो भी व्यक्ति है, वे आपका नाम प्रिंट नहीं करते। वे नोटरी का नाम भी प्रिंट नहीं करते। बस पक्का कर लें कि आप नोटरी और ऑफिस को कह दें कि अगर वे यह कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी प्रिंट ना करें। यहाँ सब कुछ प्रिंट करने के लिए लिखा है, प्रिंट करें। ठीक है, हस्ताक्षर।
नोटरी यहाँ हस्ताक्षर करता है, लेकिन बाकी सभी जगह वे प्रिंट करते हैं और वे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। लोग यहाँ इस बाय लाइन में अपना नाम साइन कर देते हैं, जबकि यहाँ नाम प्रिंट करना होता है, साइन नहीं। ध्यान दें, अगर वे गलती करते हैं तो राज्य आपका फॉर्म खारिज कर देगा और आपका पैसा भी डूबेगा। फिर आपको प्रक्रिया दोहरानी होगी और दोबारा फीस देनी होगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो और चाहते हैं कि यह पहली बार में ही सही हो। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, और जूम से दस्तावेज नोटराइज करवा सकते हैं, या वेब कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं अगर आप बाहर रहते हैं। इस स्थिति में हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज से अपना ई साइन और नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, ताकि आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हमारे संपर्क पेज पर जाने के लिए आप बस यहाँ क्लिक करें, या यहाँ क्लिक करें, या फिर यहाँ क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाने के लिए नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा और फिर उसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल या ड्रॉप ऑफ करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज दुनिया में कहीं भी भेज सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी विकल्प चुनते हैं तो कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे संपर्क पेज पर जाकर 3 ज़रूरी चीज़ें अपलोड कर दें, जैसा मैंने अभी दिखाया था। तो हमारी संपर्क पेज पर आपको सबसे पहले वह ई नोटराइजेशन अपलोड करनी है जो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में करवाई है, और फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। fedex.com और ups.com पर वे आपको केवल प्रीपेड शिपिंग लेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ही देते हैं। बस ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्मेट दें। इसे एडिट ना करें, इसे स्कैन करने की कोशिश ना करें, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में ना बदलें। लोग अक्सर इसे गलत तरीके से प्रोसेस करते हैं। बस हमें वही ओरिजिनल पीडीएफ दें जो आपको फेडेक्स या यूपीएस से मिली है। तीसरा, हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पीडीएफ के रूप में अपलोड करें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसे प्रिंट न करें, बल्कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही भेजें, क्योंकि आप इसे हमें मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं कर रहे हैं। अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाएं। प्रिंट पर जाने पर ड्रॉप डाउन मेनू में सेव एज पीडीएफ विकल्प चुनें। उस ओन ऑर्डर फॉर्म को पीडीएफ के रूप में सेव करें और फिर हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर दें। इससे आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपना घर छोड़ने और कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बहुत आसान है। अगला है स्टेप नंबर 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपको दस्तावेज कैसे वापस भेजेंगे। शिपिंग की दोनों तरफ की प्रक्रिया और शिपिंग लेबल बनाने के तरीके के बारे में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों का अपोस्टिल करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नॉन हेग देश जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर यह जन्म प्रमाण पत्र जैसा राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर और फिर यूएस स्तर पर कराना होगा, विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और यही तीसरा चरण है। तो मैं आपको बताऊंगा कि शिपिंग कैसे करनी है। दस्तावेज भेजने के आमतौर पर केवल 2 तरीके हैं। पहला तरीका सबसे आसान है और हम 99% लोगों को यही सुझाते हैं। वह है अपने दस्तावेजों को हमारे ऑस्टिन वाले पते पर ओवरनाइट या मेल करना, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। अगर आप ऑस्टिन में हैं तो दस्तावेज खुद दे सकते हैं। हालांकि इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा कि चरण 3 में बताया गया है। आप मेल करें या खुद जमा करें, समय उतना ही लगेगा। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टिल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन डीसी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी देश के दूतावास में किए जाते हैं। हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय और वहां स्थित 99% विदेशी दूतावासों में ही संपन्न करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें भेजने जा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। डाकघर का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य डाकघर का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल अरबों डॉलर इसी वजह से खोते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं, उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें न भेजें और न ही हमें आपके लिए वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिन्हें हम सलाह देते हैं, हम हर दिन उन्हीं के जरिए 10,000 दस्तावेज भेजते हैं। हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, बस अब भी अंटार्कटिका को छोड़कर, और वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप अमेरिका में दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने डीसी ऑफिस में शिपिंग करते हैं। ये टेक्सास के बीचों बीच है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर है, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी में। इसमें हमें $10 और 95 सेंट का खर्च आता है।
हमारे डीसी ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने के लिए यूपीएस चुनें तो समय वही लगेगा, पर खर्च $40 से अधिक होगा। पोस्ट ऑफिस में खर्च $23 के करीब, यानी दोगुने से अधिक है। दस्तावेज भेजने के लिए फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस से काफ़ी सस्ता है, खासकर एक रात या 2 दिन की डिलीवरी के लिए। लोग नहीं जानते कि यह फ़ायदा सिर्फ तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प चुनें। और हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो है वह आपको इसके बारे में बताएगा। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। यह आपको उस प्रक्रिया से गुजारेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से यह दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को ईमेल कर सकते हैं जो वे आपको देते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जेएफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। इन दी गई लिंक्स पर क्लिक करें। ये वीडियो और स्क्रीनशॉट से विस्तार से समझाएंगे कि आपको ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। ठीक है। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो आपको आमतौर पर जैसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद बनानी होगी। इसके लिए फेडेक्स और यूपीएस के इन लिंक पर क्लिक करें। हमारे पास तैयार टेम्पलेट है जिसमें बस अपनी जानकारी भरनी है, फिर अपना नाम और तारीख लिखकर साइन करें। यह तैयार है, बस देश के हिसाब से बदल सकता है। अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम एहतियात के लिए करते हैं। हम आपको ये करने को कहते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्यूमेंट भेजते वक्त। मैक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। उन्हें फेडेक्स की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दूसरे देशों में कस्टम्स के लिए इसकी ज़रूरत होती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास वह चीज़ हो, ठीक है? और फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान दें। आप शिपिंग के दौरान कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता बिल्कुल नहीं डाल सकते जब हम इसे वापस आपके पास भेज रहे होते हैं। ये पूरी तरह से आपके लिए शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फर्म, किसी अन्य देश, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजा जाए। जहां भी आप चाहें कि हम भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें सच में उसका बिल आता है, सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा नहीं है। अगर आप हमारा नाम लिखेंगे तो दस्तावेज वापस नहीं मिलेंगे। इसे एक लिफाफे की तरह समझें जिसे आप भेज रहे हैं, और अमेरिका में ऊपर बाईं ओर आप रिटर्न एड्रेस डालते हैं। मतलब अगर जिस पते पर आप भेज रहे हैं वह गलत पता है और पोस्ट ऑफिस वहां डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। कोई भी पता डाल दें, कोई भी चलेगा। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी बिजनेस का पता डाल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। बस अपनी जानकारी भरें, सब यही करते हैं। पता टू और फ्रॉम के रूप में लिखें। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं। अगर इसे यूरोप वापस भेजना चाहें और दोस्त अमेरिका में है, तो बस उनके पते का इस्तेमाल करें। फिर से, यह केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापस भेजने के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स के लिए भी किसी का पता होना ज़रूरी है ताकि वे बकाया शुल्क का बिल भेज सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। इन दोनों में इस पर क्लिक करने पर हम इसका मतलब और इसे करने का तरीका बताएंगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुंचेंगे, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होंगे, तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है। वहाँ हमारा पता नंबर नहीं डाल सकते। ये आसान है, लोग रोज़ ऐसा करते हैं और कहते हैं नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, बस तरीका गलत है। निर्देश फॉलो करें, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हर दिन दुनिया के हर देश से किया जाता है। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा पता इस्तेमाल किए बिना। क्योंकि फिर से आप ही ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही उसका भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में पैकेज छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में तब हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि नया शिपिंग लेबल चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्डर में हमारा पता, फ़ोन या नाम नहीं डालना चाहिए।
खासकर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय जा रहा है तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। ये अहम है, अगर आप जल्दी में हैं और आपको ये कागजात तुरंत चाहिए, इसमें कई दिनों की देरी हो सकती है। आपको हमें नया लेबल भेजना होगा और हम आपसे संपर्क करेंगे। कृपया इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के लिए बस इतना ही कहना है। ये फिर से बहुत आसान है। आप बस हमें फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आप हमें दस्तावेज़ और अपने प्रीपेड शिपिंग लेबल प्रदान करें और हम उन्हें आपको वापस भेज देंगे। तो आप उन्हें हमारे पास छोड़ देते हैं, मेल नहीं करते, और आप चाहते हैं कि हम उन्हें आपको मेल कर दें। काफ़ी सारे लोग ऐसा ही करते हैं। ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बनाएं और हमारी ऑस्टिन शाखा में दस्तावेज जमा करें। फिर उसी दिन या अगले 1-2 दिनों में, जैसा कि तीसरे चरण की प्रक्रिया में बताया है, विदेश मंत्री का कार्यालय इन्हें जारी कर देगा, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा। और यदि आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा आज, यानी 30 नवंबर 2025 तक है। तो अगर आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसे आपको नीचे यहाँ क्लिक करके प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और वहीं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है या बाकी सारी जानकारी कैसे पूरी करनी है। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा करा सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स ये हैं। उसी दिन की सेवा के लिए हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे CST तक मिल जाते हैं, बिना किसी सरकारी छुट्टी के, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है, और वे वास्तव में सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से ज़्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे पर वे बंद रहते हैं, ये संघीय अवकाश नहीं, फिर भी बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद हैं और क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले की छुट्टी घोषित की है। ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, पर उनके बंद होने पर हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। टर्न अराउंड समय के बारे में जान लें। जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर बंद है, कोई कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती। मैं बस इस बारे में स्पष्ट रहना चाहता हूँ। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम इसकी गारंटी देते हैं कि हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार जो बदलते रहते हैं, हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी आपके दस्तावेज प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर लिखा है, वही वर्तमान में सचिवालय के टर्न अराउंड समय के लिए लागू होगा, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी नवंबर 2025 में सचिवालय को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस का समय लगता है। और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देंगे। तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल समय पर ड्रॉप ऑन ऑफ करके मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज दाखिल कर देंगे। फिर ये संभव है, लेकिन संभावित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज को उसी दिन जारी कर सकते हैं। तो उसी दिन का मतलब है 0 दिन, यानी हम आपके दस्तावेज को उस दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन उसे दाखिल करेंगे, और वे उसी दिन उसे जारी भी कर सकते हैं। हम उसी दिन आपको वापस मेल भी कर देंगे। यही 0 दिन है, या फिर हमारे दाखिल करने के बाद उन्हें आपके लिए जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो
परिदृश्य एक में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या उसी समय तक मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे दाखिल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टल जारी कर सकते हैं, जो कि शून्य दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये दस्तावेज बुधवार को मिल जाएगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है तो यही सबसे अच्छा परिदृश्य है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम पे मिलता है, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2-3-4 बजे छोड़ते हैं, शाम 5 बजे से पहले लोग दस्तावेज दे जाते हैं, उसी सोमवार को हम इसे फाइल कर देंगे, वरना हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर पाएंगे। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। तो खराब स्थिति में हम इसे उठाकर उसी गुरुवार को वापस मेल कर देंगे। तो सोमवार को दस्तावेज मिलने पर, चाहे वह दोपहर से पहले हो या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार तक भेज दिया जाएगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में भी, जब तक कोई जॉम्बी प्रलय, ऑर्क विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज खुद जमा करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें मेल करें, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। चाहे हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में समय वही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते और ये सोचकर आते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है। ये उनके ऊपर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा स्टेप 2 में बताया है। ये कीमतें आज के अनुसार हैं और 2026, 27, 28 या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर न जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहाँ इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस ही शामिल की गई है। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। ये $85 है बिना किसी टैक्स के। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से ज़्यादा हैं तो उसमें छूट मिलती है, और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95, 2 अपोस्टिल दस्तावेजों के, और ये एक ही समय पर है। तो ये एक 170, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे बढ़ता है। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास यही है। और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वहां के दस्तावेजों के लिए है, यानी ऐसे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हों या शहर, काउंटी और राज्य सरकार जैसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हों। मैं जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे सभी दस्तावेजों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजने में आपकी पूरी सहायता कर सकता हूं। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।